दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपको जो लेकर आए हैं ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 2014 की नोटिफिकेशन है दोस्तों, और इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको अभी तक पता नहीं है। तो चलिए इसी के ऊपर आज हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों, और पूरा जो आपका डिटेल्स है वो हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक अपडेट बिहार एसएससी से रिलेटेड आपको समय से मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें थी दोस्तों। सबसे पहला नंबर बात दोस्तों, यहाँ पे जब शुरू में वैकेंसी निकली थी तो लगभग 9000 के करीब वैकेंसी थी दोस्तों, जो बाद में इसको बढ़ाया गया किसी एक्ट के तहत। तो वही बताएंगे कैसे बढ़ाया गया, कितना भी सीट है तो सभी जानते हैं। और मुख्य जो बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि इसमें श्रेणी ए के पद और श्रेणी बी के पद, दो टाइप के पद हैं। श्रेणी ए में आपका क्या है दोस्तों कि नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त शारीरिक क्षमता जांच भी होगी, लेकिन देखिए श्रेणी बी वाले जो पद हैं पर नियुक्ति के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा शारीरिक क्षमता जांच की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि यहाँ पे ए के लिए तो दिया गया है दोस्तों कि चलिए भाई लिखित होगा मेंस के बाद, उसके बाद आपका शारीरिक जाँच होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ओनली लिखित परीक्षा की बात की गई है, यानी लिखित परीक्षा के बाद आपका सिलेक्शन होगा। यही तो बात क्लियर समझ में आ रही है हमें। तो अब जो बच्चे टाइपिंग वाले, नॉन टाइपिंग वाले, क्या उनका टाइपिंग नॉन टाइपिंग नहीं होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि शारीरिक जांच यहाँ पे नहीं होगी, ओनली लिखित परीक्षा होगी। यानी कि मान के चलिए कि मैक्सिमम पोस्ट पे आपका टाइपिंग नहीं होगा, कुछ पोस्ट जिन पे टाइपिंग की ज़रूरत है उसका टाइपिंग टेस्ट लिया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट जो क्या है उसके ऊपर। देखिए दोस्तों 9000 से 13000 के करीब जो वैकेंसी अभी आई वो आई कहाँ से? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है जो घट या बढ़ सकती है। तो प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल के प्रकाशन के पूर्व, ठीक है, यानी कि जो पीटी का रिजल्ट हुआ उसके पहले जिन अधियाची विभागों के द्वारा 31/3/2014 तक लिए गए संशोधित रिक्तियाँ अथवा नई रिक्तियां आयोग को संसूचित की जाती है, तो इन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के रिक्तियों में समावेशित कर लिया जाएगा। यानी दोस्तों 31/3/2014 तक अगर कोई वैकेंसी नई आती है तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो उसी के अधीन से ये जो दोस्तों शामिल किया गया था, और टोटल आपका 13000 के करीब है, 13120 वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों वनरक्षी जो पोस्ट है उसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया था? तो देखिए उसमें बोला गया था दोस्तों न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष ये यूआर के लिए था, और अधिकतम 25 वर्ष आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए था। और SC/ST की बात करें दोस्तों तो उनके लिए 28 वर्ष था, जो कि हमें लगता है ये सारे एज पार कर चुके हैं अभी के कैंडिडेट जो उस टाइम में फॉर्म भरे थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए दिखा तो मैं यहाँ पे पूरा जरूर पढ़िएगा, दोनों पॉइंट पढ़ना है, 2 नंबर और 3 नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और MBC वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा। यानी कि एक ऐसा सर्टिफिकेट OBC का दोस्तों जो आप अंचल से बनाते हैं और साथ में वो क्रीमी लेयर नहीं हो, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर हो, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। ये तो बातें हो गई दोस्तों। जो मेन बातें अब आती है चलकर वो है आपका 3 और 4, एक बार देख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये बात आपका शुरुआती इस नोटिफिकेशन में भी है और अभी के नोटिफिकेशन में भी यही बातें लिखी गई दोस्तों। और क्या लिखा है इसमें कि इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें आरक्षित श्रेणी में माना जाएगा, अनारक्षित श्रेणी में माना यानी कि जनरल में माना जाएगा दोस्तों, ठीक है।
और क्या बातें हैं जो मेन बातें हैं जो कहते हैं सर मैं पहले बीसी था एमबीसी हो गया, पहले बीसी था अब एससी हो गया, तो उनके लिए भी सुन लीजिए एक बार कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, ठीक है, जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वह मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यही है दोस्तों कि 2014 से लेकर 2020 तक, ठीक है, यानी कि अभी तक अगर किसी का आरक्षण श्रेणी में कुछ बदलाव आया है, जैसे मान लीजिए कोई कास्ट की ओबीसी में आता होगा और अभी एमबीसी में आ गया है, लेकिन उसको अभी भी ओबीसी से ही माना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि वह मान्य नहीं होगा। यानी कि कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, आप जिस कैटेगरी में 2014 में थे उसी कैटेगरी के साथ अभी भी आप चलिएगा और उसी के साथ आपका रिजल्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये बात यहाँ पे तय हो गई है और इसके बाद अगर कोई सूचना आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब कोई सूचना देने वाली है जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो अब एक बात तो क्लियर हो गया, अब चलते हैं थोड़ा सा और बताते हैं आपको कुछ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चालान को लेकर बहुत सारी समस्याएं थी, बोले थे लोग कि चालान नहीं रहने पे आपका नौकरी नहीं मिलेगा, ये वो 12-17। तो देखिए इसको पूरा हम क्लियर पढ़ते हैं कि अभ्यर्थी चालान की बिहार एसएससी कॉपी को अपने पास सुरक्षित रखेंगे और परीक्षा के समय परीक्षा केंद्र पर वीक्षक या केंद्राधीक्षक को समर्पित करेंगे। इसे समर्पित नहीं करने की स्थिति में केंद्राधीक्षक के द्वारा उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो देखिए ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास पुराना वाला अगर आपका जो चालान है वो गुम हो गया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपका एग्ज़ाम के लिए था, मैंने एग्ज़ाम के टाइम में आपको दिखाना था, जो कि वहाँ पे देखा नहीं गया था दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में। तो अब उतना डरने की बात नहीं, लेकिन इस बार की जो है आपका चालान कम से कम ज़रूर रखिएगा बचा करके, सेव करके, आगे आने वाले भविष्य में आपको वो काम देगी, ठीक है। तो यही सब बातें थी दोस्तों। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो अब जो जिनका कास्ट जिस हिसाब से भरा गया, जो कैटेगरी में अभी हैं दोस्तों, उसी कैटेगरी के साथ वो अभी तक चलेंगे और अंतिम एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वहाँ तक भी उनको उसी के मान्य समझा जाएगा। तो इस बात को आप समझिएगा और उसी के हिसाब से आप तैयारी करिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।